नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 कंपनीज एक्ट में, जिसका नाम है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। तो हम इस लेक्चर से आज रिवाइज करेंगे पावर्स ऑफ बोर्ड। इससे पहले हमने मीटिंग्स ऑफ बोर्ड रिवाइज किया था। तो पावर्स मैंने बताया था चैप्टर नंबर 12 वैसे तो स्टार्ट होता है सेक्शन 173 से 195 और मीटिंग्स वगैरह कंप्लीट हो जाता है टिल 178। तो पावर स्टार्ट होती है 179 से 193, क्योंकि 194 एंड 195 सेक्शन ओमिट कर दिया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 179। सेक्शन नंबर 179 कहता है बोर्ड की पावर्स हैं। इस सेक्शन में क्या एक लिस्ट दी गई है बोर्ड की पावर्स, राइट, और क्लियरली बताया गया है ये पावर्स एक्सरसाइजेबल है एट बोर्ड मीटिंग बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। दैट मीन्स आरबीसी 175 में लग नहीं सकता। तो 179 सबसेक्शन 1 कहता है क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने आप अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी, ऑब्वियसली नीड सम ह्यूमन एजेंसी। इसलिए जो पावर्स कंपनी की हैं वही सारी पावर्स कह लीजिए बोर्ड की हैं। लेकिन बोर्ड की पावर्स के ऊपर हम कुछ लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, चाहे तो कंपनीज एक्ट में भी लगी हुई है। जैसे अगले सेक्शन में 180 में हम देखेंगे कि पहले प्रायर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, या मेमोरेंडम आर्टिकल से, या जनरल मीटिंग करते के दौरान मेंबर्स बोर्ड की पावर्स को रेगुलेट कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, जिसका मतलब है बोर्ड ने कोई पावर एक्सरसाइज कर ली है तो भैया जो एक चीज हो गई है उसको आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। एंड मेन जो आता है वो सबसेक्शन 3 है, लेकिन उससे पहले हम 4 देख लेते हैं। सबसेक्शन 4 भी कहता है इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोर्ड की पावर्स को कर्टेल या रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस इंपोज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो उनकी मैलाफाइड इंटेंशन है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, या डेडलॉक इन मैनेजमेंट है। जैसे ये केस भी देखिएगा, मुरारका पेंट्स एंड वार्निशिंग लिमिटेड वर्सेस मोहनलाल। तो सिंपल सी बात है जिसमें कहा गया मेंबर्स जो बोर्ड की पावर्स उसे सीज नहीं कर सकते, पर आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो 179 में मेनली आता है सबसेक्शन 3, जिसके अंदर लिस्ट दी गई है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफाइड पावर्स ऑफ बोर्ड। कि इस सेक्शन में कुछ पावर्स बड़ी क्लियरली बताई गई हैं, जहां पे आप टोटल कह लीजिए 13 पावर्स हैं, जिसको एक हम कोड की से करेंगे। 179 सबसेक्शन 3 ABCD इस तरह करके है। सीबीआई का बिल, एफडी, एटीएम। सी से है आपके पास कॉल मंगवाने की पावर्स है शेयर के ऊपर। बी से आप बायबैक कर सकते हैं सिक्योरिटीज का। आई से आप इश्यू कर सकते हैं कोई भी सिक्योरिटीज। बिल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये 3। बी से आपके पास बोरिंग की पावर है, और यहां पे एक्सप्लेनेशन में लिखा है बोरिंग का मतलब क्या है, फैसिलिटी है जो आपने बैंक से ली है, चाहे वो कैश क्रेडिट हो, ओडी हो, अदर्स। कहता है इस बोरिंग है, ये सब भी मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग भी बोरिंग है, लेकिन नहीं मानेंगे बोरिंग अगर फॉर डे टू डे एक्टिविटी के लिए आपने ये बोरिंग करी है तो। आई से आपकी पावर है इन्वेस्ट करने की। एल से आपकी पावर है लेंडिंग, मतलब लोन या गारंटी देना, या सिक्योरिटी कह लीजिए, किसी ने लोन लिया है। यहां पे इन 3 से रिलेटेड एक एक्सेप्शन है सेक्शन 8 कंपनी के लिए, कि वो ये पावर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मतलब बिना बोर्ड मीटिंग किए भी एक्सरसाइज कर सकती है। एफडी से आगे, एफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव करना। डी से डाइवर्सिफाई करना बिजनेस। एटीएम, ए से अमालगमेशन मर्जर कह लीजिए। टी से किसी कंपनी का टेक ओवर। एम से अदर मैटर्स एज में बी प्रिस्क्राइब, जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं रूल नंबर 8 के द्वारा, जहां कोड की हम बनाएंगे पीकेआई। पी से पॉलिटिकल डोनेशन जो 182 में आता है। के से केएमपी का अपॉइंटमेंट या रिमूवल, और आई से इंटरनल या सेक्रेटेरियल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। देन यही बिल वाली जो मेन पावर थी, बोरिंग, इन्वेस्टमेंट एंड लेंडिंग, इससे रिलेटेड ये 3 पावर्स जो हैं क्लॉज DEF में, आप इसे डेलीगेट कर सकते हैं, बोर्ड इसे डेलीगेट कर सकता है। तो बस ध्यान ये रखना होता है जब आप डेलीगेशन करेंगे, स्वाभाविक है कोई कंडीशन लगाएंगे, तो बोरिंग में आप बता सकते हैं कितना अमाउंट तक बोरो कर सकते हैं जिसको ये डेलीगेट कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, कितना अमाउंट करेंगे, कितना आप लोन वगैरह देंगे या किस पर्पस के लिए देंगे। प्रश्न है डेलीगेशन आप किसको करेंगे। यहाँ पे 5 चीजें बताई गई हैं। 1 कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स को, नंबर 2 MD को, नंबर 3 मैनेजर को या प्रिंसिपल ऑफिसर या तो कंपनी का
या ब्रांच का प्रिंसिपल ऑफिसर आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैं बैंकिंग कंपनी तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको बोरिंग नहीं मानेंगे जब आपने किसी और बैंक या आरबीआई से पैसा लिया है या आम जनता जो आपको डिपॉजिट्स दे रही है। सेम वे लोन के केस में बैंकिंग कंपनी में जो लोन आपने बाकी बैंक्स को दिया, हम उसे लोन मान के नहीं चलेंगे। सेक्शन नंबर 180 देखिए, हेडिंग ही है बोर्ड की पावर के ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। कहने का मतलब है यहां 4 पावर है। अगर मैं कोड की कहूं तो बर्ड नाम की कोड की है। बस ये रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये पावर आपकी है, लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिए, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लीजिए, तो उसके बाद अपनी पावर एक्सरसाइज कीजिए। एंड नंबर 2 ये है, ये सेक्शन नहीं लगेगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी है किसके ऊपर, प्राइवेट कंपनी अगर उसने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफॉल्ट नहीं किया हो, जिसका मतलब है वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड अपने आप ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है। तो क्लॉज नंबर ए में आता है सेल, लीज या डिस्पोज करना, बेचना, क्या या तो पूरा का पूरा या सब्सटेंशियली द होल, क्या कंपनी की अंडरटेकिंग। तो प्रश्न है सबसे पहले, अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, जिसके अंदर 2 बातें हैं। अंडरटेकिंग का मतलब है वो कंपनी का हिस्सा जहां कंपनी ने अपना मोर देन 20% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब 20% हमें मोर देन 20% किसका देखना है, नेटवर्थ का कंपनी की, एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर कम से कम वो अंडरटेकिंग आपको जनरेट करी कम से कम 20% ऑफ टोटल इनकम। यहां साइन देखिएगा इक्वल का है या मोर देन का था। देन सब्सटेंशियली द होल का मतलब क्या है, सब्सटेंशियली द होल का मतलब है अंडरटेकिंग का वो हिस्सा, कम से कम कितना हिस्सा, 20% ऑफ वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग अगर आपने बेच दी है तो सब्सटेंशियली द होल कहेंगे, जिसके ऊपर 181A लगा। तो देखिए, जब स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स ने पास किया है तो आप कोई कंडीशन उसके ऊपर पुट अप कर सकते हैं, लेकिन यहां पे बायर या लेसी को प्रोटेक्शन है अगर उसने प्रॉपर्टी गुड फेथ में खरीदी है, जिसका मतलब है क्योंकि अगर कंपनी ने एसआर नहीं पास किया है, देखिए ये कंपनी का इंटरनल मैटर है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के हिसाब से प्रोटेक्शन आउटसाइडर को मिलेगी। देन ये सेक्शन नहीं लगेगा अगर ऑर्डिनरी बिजनेस ही कंपनी का क्या है, यही सेल लीज वगैरह करना, अंडरटेकिंग। और कहता जो ये पैसा आया है इससे आप क्या नहीं करेंगे, रिडक्शन इन कैपिटल नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस आप सेक्शन 66 का क्या ना कर लें, कंप्लायंस। दूसरी बात है, ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन आपने पढ़ना है सेक्शन नंबर 110 के साथ। 110 क्या कहता है, कुछ पावर्स हैं जो एक्सरसाइजेबल हैं, लेकिन उनके लिए जरूरी क्या होता है, 110 में 10 आइटम्स ऑफ ऐसी बिजनेस हैं जहां एसआर आपको पोस्टल बैलेट से करवाना है, जिसका मतलब है हर मेंबर को वोट डालने का हक हो। तो 181A भी इसके अंदर आता है, लेकिन पोस्टल बैलेट किस कंपनी को नहीं चाहिए होता है, अगर आप ओपीसी हैं या ज्यादा से ज्यादा आपके मेंबर ही कितने हैं, 200 हैं। और जैसे हम कह रहे थे नेटवर्थ का डेफिनेशन क्या है, क्लॉज 57 में सेक्शन 2 में, मीन्स एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सिक्योरिटी प्रीमियम या P&L का बैलेंस, क्रेडिट है तो ऐड करेंगे, डेबिट है तो माइनस करेंगे, और साथ में ध्यान दीजिए आपने डिडक्ट करना है। भाई क्या डिडक्ट करना है, कबाड़ जिसे कहते हैं हम, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और जो राइट ऑफ नहीं हुए हैं। हमने कहा था जो रिजर्व लेने हैं उसमें ध्यान दीजिएगा, बट डज नॉट इंक्लूड, ये 3 मत लीजिएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, राइटिंग बैक ऑफ डेप्रिसिएशन या राइटिंग बैक ऑफ अमालगमेशन। क्लॉज नंबर बी के अंदर आता है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन पैसा कहां से आया, कोई कॉम्पनसेशन मिला है, किस वजह का कॉम्पनसेशन, या तो कंपनी का मर्जर हुआ है या अमेलगमेशन हुआ है। तो कहता है आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रस्ट सिक्योरिटीज में, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। 181B कब लगता है, कॉम्पनसेशन से पैसा वो इन्वेस्ट करें अदर देन इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 181B लगा। 181C बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है पीपी, स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसलिए कई स्टार लगे हैं, बड़े क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो बोरिंग्स, तो पहली बात यहां बोरिंग का मतलब क्या है, अमाउंट बोरोड, जिसका मतलब है एग्जिस्टिंग बोरिंग के लीजिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, प्लस क्या करेंगे, येट टू बी बोरोड या जिसे कह लीजिए प्रपोज्ड, और कितनी आप करना चाहते हैं, स्वाभाविक है बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी होगी। अगर ये दोनों को मिला के ये एक्सीड करता है, किससे एक्सीड करता है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 181C लगता है जहां आपको एसआर चाहिए। लेकिन ध्यान रखें यहां बोरिंग के अंदर हम क्या नहीं लेंगे, हम बोरिंग के अंदर टेम्परेरी लोन्स को नहीं लेके चलेंगे। टेम्परेरी का मतलब क्या है, जो कंपनी ने अपने बैंक से लिए हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अपने बैंकर से आपने लिए हैं। और ये दूसरी बात है, इसका मतलब है जो रीपेबल ऑन डिमांड है या 6 महीने के अंदर अंदर रीपेबल है, जैसे सीसी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल,
शॉर्ट टर्म कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने टेम्परेरी लोन रेज किया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो हम उसे बोरिंग के अंदर ऐड करके चलेंगे। और अगर आप बैंकिंग कंपनी है तो स्वाभाविक है डिपॉजिट जो पब्लिक से लिया हम उसे बोरिंग नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा नहीं पास करते हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से स्वाभाविक है लेंडर को प्रोटेक्शन मिलेगी अगर उसने पैसा दिया है इन गुड फेथ विदाउट नॉलेज ऑफ डिफेक्ट, राइट। एंड देन स्पेशल रेजोल्यूशन जो आप पास करेंगे ऑब्वियसली मेंबर ये बताएंगे कितने अमाउंट तक आप फर्दर बोरिंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आपके होने चाहिए। देन क्लॉज डी के अंदर आता है समय देना, रिमिट और गिविंग टाइम। किसको? डायरेक्टर को। किस लिए? अगर उसने कंपनी से कोई लोन लिया फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर, डायरेक्टर का ने जो कंपनी को पैसा देना है वो समय आपने क्या किया है? बढ़ा दिया है। ये 3 पावर डायरेक्टर की हम इकट्ठे लेने जा रहे हैं। कंट्रीब्यूशन आपको हेडिंग दिख रहा है, आप इसे डोनेशन भी कह सकते हैं। सेक्शन 181, 182, 183 में तो यहां डोनेशन किसके लिए दे रहे हैं? 181 में आप दे रहे हैं चैरिटेबल एंड अदर फंड्स के लिए आप दे रहे हैं, और 182 है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के ऊपर, और 183 है नेशनल डिफेंस फंड या कोई और फंड नेशनल डिफेंस के लिए। तीनों में देखिएगा बोर्ड की पावर है, बस फर्क इतना है 183 में क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है इसलिए वो बोर्ड की भी पावर है, साथ में मेंबर्स की भी या कह लीजिए कंपनी की भी पावर है। जनरल मीटिंग में ये निर्णय आप ले सकते हैं। बोर्ड मीटिंग करना सिर्फ ध्यान दीजिएगा जरूरी है कहां? अगर आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करें वहां बोर्ड मीटिंग जरूरी है। दैट मींस ये दोनों पावर 181, 183 आप आरबीसी से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन आता है मेन पॉइंट क्वांटम। 181 में आप कितना डोनेशन दे सकते हैं चैरिटेबल फंड में? देखिए अप टू 5% दे सकते हैं एवरेज नेट प्रॉफिट किसका? पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन अगर आप पैसा देना चाहते हैं मोर देन 5% तो आपको जनरल मीटिंग में ओआर पास करवाना पड़ेगा या यूं कह लीजिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में ऐसा कोई लिमिट नहीं है और नेशनल डिफेंस फंड में भी कोई लिमिट नहीं है। आपने डिस्क्लोजर देना है, स्वाभाविक है कहां देंगे? P&L अकाउंट के अंदर देंगे। पैसे आपने कैसे देने हैं? मोड ऑफ पेमेंट 181 में ऐसा बताया नहीं गया है, ना ही 183 में बताया गया है, लेकिन 182 में 4 तरीके बताए गए हैं। अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग जिसका मतलब है बैंक अकाउंट के द्वारा, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो नोटिफाइड है एज पर स्कीम, जैसे स्कीम है इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा आप ये पैसा दे सकते हैं। देन पेनल्टी के ऊपर ध्यान दीजिएगा 181 में कुछ नहीं बताया गया, ना ही 183 में बताया गया। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था अगर किसी सेक्शन या चैप्टर में पेनल्टी नहीं है तो एक बैलेंसिंग फिगर पेनल्टी सेक्शन 450 के द्वारा जरूर लगती है। और 450 ये कहता है कि भैया फाइन लगेगा 10,000 रुपए और फर्दर फाइन 1,000 रुपए पर डे आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ कॉन्टिन्यूस डिफॉल्ट। लेकिन 1,000 करते करते कंपनी के ऊपर मैक्स 2 लाख होगा, ओआईडी या किसी और पर्सन के ऊपर 50,000 हो सकता है। जबकि 182 में पॉलिटिकल डोनेशन में पेनल्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पक्का आपको ध्यान रखना चाहिए कि 182 की पेनल्टी से स्टार पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगती है 5 गुना जो भी डोनेशन का आपने अमाउंट दिया, ओआईडी के ऊपर भी 5 गुना है, लेकिन साथ में आपको ससुराल जिसका मतलब है इंप्रिजनमेंट या जेल कह लीजिए मैक्सिमम 6 महीने की हो सकती है। इसके अलावा 182 में ही पॉलिटिकल डोनेशन में देखिए कुछ अदर पॉइंट्स हैं। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है या आपको बने हुए 3 साल से कम हुए हैं तो आप पॉलिटिकल डोनेशन दे ही नहीं सकते हैं। और यहां पे डोनेशन देने का मतलब क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951। लेकिन अगर आपने इनडायरेक्टली भी किसी को पैसा दिया है तो हम पॉलिटिकल पार्टी मान सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को पैसा दिया आपने जो रीजनेबली एक्सपेक्टेड है कि उसको पैसा देना विल रिजल्ट इन एडवांटेज टू अ पॉलिटिकल पार्टी की वो कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या फिर आपने कोई पब्लिकेशन किया है जैसे ब्रोशर पैम्फलेट वगैरह कह लीजिए पॉलिटिकल पार्टी के एडवांटेज के लिए। और ध्यान दीजिएगा जब 183 में एक अलग से पॉइंट आता है कि क्योंकि देश की सुरक्षा में आपने पैसा दिया है तो इस सेक्शन का ओवरराइडिंग इफेक्ट है मेमोरेंडम कह लीजिए, आर्टिकल कह लीजिए या पूरे पूरे कंपनीज एक्ट के ऊपर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर जिससे रिलेटेड सेक्शन कह लीजिए 184 से 189 तक आते हैं, जिसमें हमारा पहला सेक्शन आता है 184। अगर डायरेक्टर का किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट है तो उसे क्या करना है? उसे देना है भैया डिस्क्लोजर।
राइट। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना है, सबसेक्शन 1 कहता है कब देना है, तो ये 3 लेवल में देंगे। जैसे हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में 149 क्लॉज 7 में पढ़ा था कि पहली बोर्ड मीटिंग जो उसने बनने के बाद पार्टिसिपेट किया है। नंबर 2, हर साल की फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग में या उसके इंटरेस्ट में कोई बदलाव आता है तो उसके बाद उसने कोई भी बोर्ड मीटिंग इसके बाद अटेंड करी हो तो उसमें आपने बताना है। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, किसी भी कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल में हो सकता है। और इंटरेस्ट का जो मीनिंग बताया गया है वो इंक्लूसिव है, मतलब सिर्फ एक चीज बताई गई है तो सब कुछ आ सकता है। जो बताया गया है शेयर होल्डिंग। आपने डिस्क्लोजर कैसे देना है, रूल नंबर 9 कहता है नोटिस देंगे, राइटिंग में देंगे, फॉर्म है MBP 1, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाएगा और इसको संभाल के रखा जाएगा टिल 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच गिवन। जिसका मतलब ये हो गया, साधारण भाषा में अगर हम कहें कि 8 क्या हो गए सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब आने वाले 8 साल तक, इस साल है उसके बाद आने वाले 8 साल तक आप इसे संभाल के रखेंगे। और ये संभाल के रखना किसकी जिम्मेवारी, इन कस्टडी ऑफ CS या कोई और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन सबसेक्शन 2 कहता है डिस्क्लोजर कब देना है, तो डिस्क्लोजर आप देंगे हर डायरेक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका इंटरेस्ट है या आप कंसर्न है किसमें, CA स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, जो या तो एंटर हो चुका है और प्रपोज टू बी एंटर्ड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट किसके साथ होने जा रहा है ये देखिए। अगर आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ करें, बॉडी कॉर्पोरेट वाइडर टर्म है जिसका मतलब हो गया कोई कंपनी भी उसके अंदर आ जाएगी। कहता उस बॉडी कॉर्पोरेट में इन विच डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ये क्या है, उसके पास मोर देन 2% शेयर्स हैं उस बॉडी कॉर्पोरेट के। और ये 2% शेयर कैसे लिखने हैं, उसके पास अकेले या बाकी डायरेक्टर्स के साथ मिला जुला के, या फिर उस बॉडी कॉर्पोरेट में वो क्या है, PMO है, स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, M फॉर मैनेजर, O से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट आप कर रहे हैं किसी अदर एंटिटी से, जिसमें फर्म भी आ गया, एसोसिएशन भी आ गई, कोई और भी आ गया, तो PMO थोड़ा चेंज हो जाएगा। P से पार्टनर, M से मैनेजर ही है, O से आप ओनर है अगर सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह है। देन आपने डिस्क्लोजर कब देना है, देखिए अगर आपका इंटरेस्ट पहले से ही है ये कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट एंटर करने से पहले, तो आप क्या करेंगे, नॉट टू, आपने ध्यान रखना है, आपने क्या नहीं करना, पार्टिसिपेट नहीं करना है ऐसी बोर्ड मीटिंग में। आप कॉरम में काउंट नहीं होंगे, ना ही आप वोट डाल पाएंगे। और अगर आपका इंटरेस्ट बाद में एक्वायर होता है तो आपने क्या करना है, डिस्क्लोजर तुरंत देना है या पहली बोर्ड मीटिंग आपके इंटरेस्ट के बाद जो हुई उसके अंदर आप दे दीजिए। और ध्यान ये रखिएगा, प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर डिस्क्लोजर के बाद बोर्ड मीटिंग में आ सकता है, वो कॉरम में भी काउंट होगा, वोट भी डाल सकता है। और अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है, ये सब सेक्शन 2 लगेगा ही नहीं। अगर ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 188 जिसका मतलब है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो है वो अप टू 1 लाख तक है। इसके बाद अगर क्या हुआ है, डिफॉल्ट आपने किया है, डिस्क्लोजर नहीं किया, तो 2 बातें हैं। सब सेक्शन 3 कहता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। और सब सेक्शन 4 कहता है भैया आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, और वो है किसके ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर। वो सीधा सीधा अमाउंट है कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का आपके क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। देन सब सेक्शन 5 यहां आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन, जिसका मतलब है सिंपल सा ही है कि हमें कोई इश्यू नहीं है आपके इंटरेस्ट से आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट एंटर करें, बस हमें क्या चाहिए, डिस्क्लोजर चाहिए। और नंबर 2 जैसे हमने कहा था मोर देन 2% शेयर, मीन्स अगर आपके पास 2% तक शेयर है तब भी ये सेक्शन आपके ऊपर लगेगा नहीं। सेक्शन नंबर 185 है LG, L फॉर लोन दिया है अपने डायरेक्टर एटसेट्रा को, एटसेट्रा क्या अभी देखते हैं। G से है गारंटी या सिक्योरिटी दी है अगर डायरेक्टर ने कोई लोन वगैरह लिया है। सब सेक्शन 1 कहता है प्रोहिबिशन है हर कंपनी के ऊपर, ना तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या देंगे, लोन इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, या कोई गारंटी देंगे, कोई भी लोन डायरेक्टर वगैरह ने लिया है। अब पर्सनल लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट क्या है, इस केस में हेल्ड किया था डॉक्टर FA मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोई भी मॉनेटरी असिस्टेंस, कोई भी पैसा कैश में होना चाहिए, लेकिन यहां क्या हुआ था, क्रेडिट सेल ऑफ फ्लैट था, तो ऑब्वियसली ये एक बुक डेट है बट इट्स नॉट अ लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट। देन आपने कोई भी लोन गारंटी नहीं देनी है, किसको नहीं देनी है, ना तो डायरेक्टर अपनी कंपनी के लैंडिंग कंपनी, ना ही अपनी होल्डिंग कंपनी के, ना ही किसी पार्टनर या रिलेटिव के। किसका रिलेटिव, ऑब्वियसली सच डायरेक्टर। रिलेटिव की डेफिनेशन हमें क्लॉज 77 में आनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल है तो स्वाभाविक है आपके माता पिताजी, बहन भाई, स्पाउस, आपका सन डॉटर, और सन का डॉटर इन लॉ, और डॉटर के लिए सन इन लॉ भी आएगा, और सारे स्टेप भी आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टेप डॉटर उसके अंदर हम कंसिडर नहीं करते हैं। नंबर 2 है आपने ये LG वगैरह नहीं देना किसी भी ऐसी फर्म को जिसमें सच डायरेक्टर, जिसका मतलब है कंपनी का प्लस होल्डिंग का या उनका रिश्तेदार क्या है, कोई पार्टनर है।
देयर आफ्टर सबसेक्शन 2 कहता है एक्सेप्शन है, दैट मीन्स आप लोन वगैरह दे सकते हैं, एलजी गारंटी दे सकते हैं किसको, एनी पर्सन इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस 2 हैं, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना होगा और उसके लिए स्वाभाविक है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो हम जारी करते हैं नोटिस के साथ 102 में पूरे डिस्क्लोजर पर्पस बताने देंगे। नंबर 2, जो लोन वगैरह आपने दिया है वो यूटिलाइज करेगा बोरिंग कंपनी किसके लिए, अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। अब पर्सन है, आप एक्सेप्शन जो लगी है किस पे लगी है, एनी पर्सन इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। तो ये क्या है, एनी पर्सन इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। तो इसमें क्लॉज ए आती है, कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें सच डायरेक्टर, मतलब कंपनी का प्लस होल्डिंग का क्या है, या तो डायरेक्टर या मेंबर है। नंबर 2, कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके कम से कम 25% वोटिंग राइट, कौन एक्सरसाइज कर रहा है, वही दोनों डायरेक्टर, सच डायरेक्टर या डायरेक्टर्स मिला जुला के, या ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड, एमडी या मैनेजर किसके इशारों पे नाचता है। यहां पे ध्यान रखना है डायरेक्टर्स ऑफ लेंडिंग कंपनी, मतलब होल्डिंग का डायरेक्टर यहां नहीं है। एंड सबसेक्शन 3 कहता है ये सेक्शन लगेगा ही नहीं, कब नहीं लगेगा, अगर आपने लोन दिया है अपने एमडी डब्ल्यूटीडी को, क्योंकि वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। कंडीशन ये है, ये एक उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस है और ये बेनिफिट हमने सभी एम्प्लॉयज को दिया है या फिर एक स्पेशल स्कीम बनाई है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। नंबर 2 आता है, आपने एलजी दी है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय कंपनी दी है और आप जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो लेस नहीं है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट होता है, क्लोजर टू द टेन्योर ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर। नंबर 3 और 4 जो है ये होल्डिंग एंड सब्सिडरी से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ होल्डिंग एंड वॉस, मतलब दोनों चीजें एलजी दी हैं, होल्डिंग ने अपनी वॉस को दी है। और नंबर 2 है गारंटी दी है, तो वहां होल्डिंग ने किसको दी है, वो होना जरूरी नहीं है, सिंपल किससे काम चल जाएगा, सब्सिडरी कंपनी से चल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा सब्सिडरी कंपनी ने ये लोन जो लिया है इसका इस्तेमाल करेंगे वो अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। ये सेक्शन नहीं लगता है, नॉन एप्लीकेबिलिटी है सेक्शन की किसके ऊपर, गवर्नमेंट कंपनी की। अगर लोन वगैरह लिया गया आफ्टर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न, या निधि कंपनी इफ लोन दिया है डायरेक्टर या रिलेटिव्स को इन देयर कैपेसिटी एज मेंबर, क्योंकि निधि का काम ही क्या है, अपने मेंबर से पैसा लेना और उन्हीं को लोन देना। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा, ये स्टार पॉइंट है प्राइवेट कंपनी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो वो है, इसमें 3 कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है, तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर सेक्शन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड किसी और बॉडी कॉर्पोरेट ने आपके शेयर्स में पैसा नहीं लगाया। नंबर 2, आपकी बोरिंग किससे, बैंक, एफआई या अदर बॉडी कॉर्पोरेट से क्या है, लेस देन होनी चाहिए। किसके लेस से, किससे लेस देन होनी चाहिए, 2 चीजों के लेस से लेस होनी चाहिए, ट्वाइस इट्स पेड अप कैपिटल या ₹50 करोड़, और ना ही आपका कोई आउटस्टैंडिंग बोरिंग से रिलेटेड कोई डिफॉल्ट हो। तो तीनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करें तो ही प्राइवेट कंपनी को यहां क्या निकल के आएगी, एक एक्सेप्शन निकल के आती है। सेक्शन नंबर 186 LIG, लोन, इन्वेस्टमेंट एंड गारंटीज। LIG 3 चीजें हैं, तो काफी बड़ा सेक्शन है, 13 सब सेक्शन इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया इसके अंदर ट्रांजैक्शंस कौन सी कवर होती हैं। तो कहता है LIG 3 चीजें हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो लोन दिया है किसको, कोई भी व्यक्ति, पर्सन हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, या जी से आगे गारंटी या सिक्योरिटी दी है, स्वाभाविक है, इन कनेक्शन विद लोन गिवन टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट। और यहां पे ध्यान रखिएगा, कहता पर्सन के अंदर हम क्या नहीं लेंगे, एनी इंडिविजुअल हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, जो कंपनी का कर्मचारी है, क्योंकि वो कवर हो जाता है सेक्शन नंबर 185 के अंदर। तीसरा है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट किसमें करनी है, ध्यान दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन, परचेज या किसी भी तरीके से क्या ली जा रही है, सिक्योरिटी, स्वाभाविक है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट की होंगी, या सिंपल वर्ड पर्सन ही आएगा, जैसे पहले वाली क्लॉज में पर्सन वर्ड भी था। देन इसलिए इसे हम कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट LIG। देन देखिएगा रिस्ट्रेंट है सबसेक्शन 1 में, ऑब्वियसली अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थ्रू मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, मीन्स आपके आगे जैसे एक्सेल लिमिटेड है, इस तरह से आप, जिसे हम कहते हैं, आप जितनी मर्जी हॉरिजॉन्टल वे में आप क्या करते जाइए, इन्वेस्टमेंट करते जाइए, लेकिन इस तरह से है तो ज्यादा से ज्यादा स्टेप डाउन में, वर्टिकल वे में 2 ही लेयर हो सकती हैं। पर्सन है इन्वेस्टमेंट कंपनी का यहां मतलब क्या है, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही है सिक्योरिटीज में पैसा लगाना, या हम डीम्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी मान लेते हैं। दोनों में से एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए। नंबर 1 है, अगर आपके एसेट्स का कॉम्पोजिशन सिक्योरिटीज का आधा है, या आपकी आधी इनकम कहां से आ रही है, सिक्योरिटीज इनकम से आ रही है, तो हम आपको मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। लेकिन जैसे हमने कहा था मैक्सिमम 2 लेयर होंगे, उससे रिलेटेड एक्सेप्शन भी है। कहता अगर आपने क्या किया, आपने एक ऐसी कंपनी
एक्वायर की है जो हिंदुस्तान के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, और अगर उस कंपनी की जो बाहर वाली खरीदी है उसके आगे इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज हैं बियॉन्ड 2 लेयर्स हैं, क्योंकि उस देश का लॉ अलाउ करता है। या नंबर 2, सब्सिडरी कंपनी में हैव एनी नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द टाइम बिंग ऑफ एनी लॉ इन फोर्स। मतलब कोई लॉ हमारा कह रहा है कि भैया जितनी मर्जी बना लो, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। देन सब सेक्शन 2 में आता है आप ज्यादा से ज्यादा LIG कितना कर सकते हैं, क्वांटम ऑफ LIG। ध्यान रखिएगा, हायर ऑफ 2 लिमिट्स हैं। पहली है 60% किसका, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, या 100% किसका, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो उन दोनों को मिला के दोनों में से जो हायर है आप इतना LIG कर सकते हैं। और LIG का मतलब लेके चलिएगा जितना आपने किया हुआ एग्जिस्टिंग प्लस जितना आप और करना चाहते हो वो मिला के ही आप देखेंगे, राइट। देन LIG करने के लिए आपकी कंडीशंस क्या है, देखिए एक तो हमेशा चाहे आप लिमिट के अंदर हैं या लिमिट के बाहर हैं, मतलब ये लिमिट क्रॉस करी है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है। तो ये है लिमिट के अंदर है या बाहर है, हमेशा आपको प्रायर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, लेकिन यूनानिमस, मतलब जितने डायरेक्टर हैं सारे प्रेजेंट इन हैं और जो भी प्रेजेंट है वो इन फेवर ही वोट डाल रहे हो। नंबर 2, अगर आपने लोन दिया है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन है, ध्यान रहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कम नहीं होना चाहिए एज पर टेन्योर ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के लिए एग्जाम्पशन आप लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं, प्रोवाइडेड सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, 26% आपके पेड अप कैपिटल में पैसा लगा रखा और आपने लोन दिया है इंडस्ट्रियल R&D के लिए दिया है, और यही आपकी मेमोरेंडम की ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर है। देन MC की एक नोटिफिकेशन भी है कि अगर जो इफेक्टिव यील्ड है ऑन टैक्स फ्री बॉन्ड्स इज ग्रेटर देन द प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये कोई 186 का वायलेशन नहीं है कि भाई टैक्स फ्री बॉन्ड्स के ऊपर ज्यादा कुछ हमें बेनिफिट मिल रहा है। देन तीसरी बात है, कंपनी का कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, नो डिफॉल्ट बाय कंपनी इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, ये डिफॉल्ट आपका नहीं होना चाहिए, तभी आप LIG कर पाएंगे। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना है फुल पर्टिकुलर्स LIG का। अगर आप सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसका मतलब है आप इंटरमीडियरी है स्टॉक मार्केट में, तो सेबी आपके ऊपर लगता है, तो आपने ध्यान रखना है आप कोई भी इंटर कॉर्पोरेट लोन या डिपॉजिट नहीं लेंगे एक्सीडिंग द प्रेस्क्राइब लिमिट अंडर सेबी रेगुलेशन, और आपको पूरी डिटेल्स अपनी फर्निश करनी पड़ेंगी। देन आती है, अगर आप ये लिमिट एक्सीड करते हैं तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायर SR भी पास करना पड़ेगा। और स्वाभाविक है जब नोटिस ऑफ मीटिंग दिया जाता है 102 में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगती है, तो आपने बताना है कितना LIG आप कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स बतानी है। लेकिन लिमिट एक्सीड कर रहे हो तब भी SR की आवश्यकता नहीं है। अगर LIG किया है होल्डिंग ने किसमें, अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी वॉस के अंदर, या LIG किया है कि LG किया है, इन्वेस्टमेंट नहीं यहाँ पे अकेला LG है, होल्डिंग ने किया है किसके अंदर, अपनी JV जॉइंट वेंचर कंपनी के अंदर, देन आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर आपने उनसे बोरिंग लिया और उसमें डिफॉल्ट भी किया है, मतलब अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, अगर LIG विद इन द लिमिट्स है या आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, मींस डिफॉल्ट किया तभी आपने उनसे अप्रूवल लेनी है। देन सबसेक्शन 11 बड़ा अच्छा है कि ये सेक्शन नहीं लगेगा, रेड विद रूल नंबर 11 है, तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, और एक्सेप्ट सबसेक्शन 1 जहां हमने कहा था मैक्सिमम 2 लेयर्स होती हैं। अगर LIG किया है, किसने किया है, बैंकिंग कंपनी ने, क्योंकि उसका काम ही ये है, या इंश्योरेंस कंपनी ने, या NBFC ने, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या कंपनी जो एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। और अगर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट अलग से है, जो सिक्योरिटीज में आप करते हैं, कहता अगर आप क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, मींस आपका प्रिंसिपल बिजनेस ही ये है, या राइट शेयर आप सारे जानते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आप ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली सेक्शन नहीं लगना चाहिए। देन इस सेक्शन से रिलेटेड आती है हमारी पेनल्टी, कंपनी के ऊपर है मिनिमम 25,000 से लेकर 5 लाख, OID पे है 25,000 से 1 लाख, एंड मैक्सिमम जेल हो सकती है 2 साल के लिए। और ये सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर नहीं लगता है अगर आप डिफेंस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, या अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है और आपने मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कंसर्न से अप्रूवल लिए हुए हैं। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये जो सेक्शन है, जो SR है, वो बाय पोस्टल बैलेट होगा, घर बैठे आपने वोट डलवानी है, क्योंकि सेक्शन 110 में 10 आइटम्स ऐसी होती हैं जो आपने SR पास करवाना होता है बाय पोस्टल बैलेट से। नाउ कमिंग टू सेक्शन 188 जहां हम पढ़ते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लेकिन उससे पहले हमें देखना है व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पार्टी, जिसकी डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 76, और उसके अंदर फर्दर देखिए 9 सब क्लॉजेज हैं। पहला कि
कंपनी का रिश्तेदार है एक तरह से, कौन होगा, डायरेक्टर या उसका रिश्तेदार, या केएमपी और उसका रिश्तेदार। और अगर आप क्लॉज नंबर 9 देखेंगे, यही दोनों पॉइंट आपको दिखेंगे, डायरेक्टर और केएमपी, लेकिन अब की बार आपको किसका दिखेगा, होल्डिंग कंपनी का दिखेगा, लेकिन सिर्फ होल्डिंग कंपनी का आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़ देना है। इसके बाद क्लॉज नंबर 3, 4, 5, ये ध्यान से लेके चलेगा, 3, 4, 5, 3, 4, 5, इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, कॉमन फैक्टर दिखेगा, डायरेक्टर मैनेजर या उनका रिश्तेदार, जैसे आप देख रहे हैं। तो कहता कोई ऐसी फर्म जिसमें कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर या रिश्तेदार क्या है, पार्टनर, या कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर और रिश्तेदार क्या है, या तो डायरेक्टर या मेंबर है। एंड क्लॉज 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर और मैनेजर, अभी रिलेटिव वर्ड नहीं आया, और क्या है, या तो डायरेक्टर है या तो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर जगह यहां पे और था, लेकिन यहां पे क्या है, डायरेक्टर के साथ में उसके पास मोर देन 2% शेयर होने चाहिए, और 2% के शेयर की लिमिट आपने किसके साथ देखनी है, विद रिलेटिव्स देखनी है। तो ये है डिफरेंट पॉइंट। देन अगले 2 पॉइंट आप देखेंगे, उसमें चलेगा तो देखिए यही डायरेक्टर और मैनेजर भी चलेगा। फर्क क्या है, सिंपल है, कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो हमारे डायरेक्टर और मैनेजर के इशारों पे नाचती है, इज अ कस्टम टू एक्ट ऑन द एडवाइस इंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्टर मैनेजर, या कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके इशारों पे हमारे डायरेक्टर या मैनेजर नाचते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में वो बात कर रहे हैं तो। एंड क्लॉज नंबर 8 के अंदर आता है ग्रुप बॉडी कॉर्पोरेट, या जिसे हम कहते हैं आपके रिश्तेदार वाली कंपनियां, जिसके लिए ये कोड की आप देख सकते हैं, एससी, ए से एसोसिएट, एस से सब्सिडरी, एस से सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, मतलब कोई और को सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी, या इन्वेस्टिंग या वेंचरर ऑफ कंपनी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये क्लॉज नंबर 8 में नहीं लगेगी प्राइवेट कंपनी के लिए। इसके बाद कमिंग टू 188, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो इसमें 188 में एक लिस्ट दे रखी है, रेड विद रूल नंबर 15, सब रूल नंबर 3। तो यहां पे 7 ट्रांजैक्शंस ऐसी बताई हैं जहां आपको अप्रूवल क्या लेने है ट्रांजैक्शन करने के लिए। ध्यान रखिएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, आरबीसी नहीं होगा, ये ऑलवेज चाहिए, लेकिन आपको साथ में जनरल मीटिंग का ओआर भी पहले करवाना होगा। ये तब चाहिए होता है, प्रायर ओआर इन जनरल मीटिंग, ये ध्यान रखिएगा, ये लिखा है बाय ओआर इफ वैल्यू, अगर वैल्यू जो है वो इतनी है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब यूं कह लीजिए सिंपल भाषा में, बीआर तो हमेशा चाहिए, स्मॉल आइटम्स के लिए हो या बिग आइटम हो, लेकिन बिग आइटम के लिए बीआर के साथ साथ प्लस ओआर चाहिए और पहले चाहिए। लेकिन यहां पे ऐसा भी, अगर पहले नहीं भी हुआ, पोस्ट में आप दोनों रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, उसका समय है 3 महीने के भीतर। तो पहला है गुड्स वगैरह से रिलेटेड, सेल, परचेज, सप्लाई, तो उसकी लिमिट है 10% ऑफ टर्नओवर। दूसरा है प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना, 10% है, लेकिन ध्यान रखिएगा टर्नओवर नहीं, अब नेटवर्थ है। तीसरा है प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका क्या आ गया, लीजिंग, और प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, मूवेबल या इमूवेबल। लीजिंग के केस में 10% ऑफ टर्नओवर ही रहेगा। नंबर 4, जैसे हमने क्लॉज 1 में गुड्स पढ़ा था, तो नंबर 4 के अंदर यहां पे आती हैं सर्विसेज, तो जहां सर्विसेज आ गई वहां पे भी 10% ऑफ टर्नओवर दिख रहा है। और नंबर 5 है, ये कोई भी कार्य आप एजेंट से कर रहे हो तो ऊपर वाली ही लिमिट लगेंगी। नंबर 6, अगर आप अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज का काम कर रहे हो तो है यहाँ पे मोर देन 1% ऑफ नेटवर्थ, अगर आप रेम्यूनरेशन ले रहे हैं, या रिलेटेड पार्टी का अपॉइंटमेंट हो गया है टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, कहां, कस में, सी फॉर कंपनी, ए फॉर एसोसिएट, सब्सिडरी कंपनी, और वहां आपको रेम्यूनरेशन मिल रही है 2.5 लाख रुपए महीने से ज्यादा। अब प्रश्न है, ये ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। कहता है वेयर द अपॉइंटी, जो अपॉइंट हुआ है, अगर आप क्या अपॉइंट हुए हैं, अगर आप डायरेक्टर हैं, राइट, रिलेटेड पार्टी को कस में क्या बनाया गया, डायरेक्टर, तो कहता हम आपको ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट कब मानेंगे। कहता अगर आपको रेम्यूनरेशन जो मिल रहा है ना, वो जो दिया जा रहा है, वो अगर दिया जा रहा है एनीथिंग बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन ओवर एंड अबव द रेम्यूनरेशन टू विच ही इज एंटाइटल्ड एज अ डायरेक्टर, मतलब जिसके ऊपर हम लिमिट पढ़ के आते हैं सेक्शन 197 में, उससे ज्यादा दे रहे हो तो हम मान के चलेंगे ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट, अगर आपको डायरेक्टर बनाया जा रहा है तो। नंबर 2, इसके अंदर पॉइंट आता है कि एनी इंडिविजुअल, कोई और आप इंडिविजुअल है लेकिन आपको डायरेक्टर आपकी बार नहीं बनाया जा रहा अदर देन ए डायरेक्टर, तो कुछ भी आपको रेम्यूनरेशन के रूप से मिले, आप ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट में है। देन है क्लॉज नंबर 2, 3, 4 के अंदर क्या है, कोई भी फर्म को अपॉइंट किया गया है, प्राइवेट कंपनी या अदर बॉडी कॉर्पोरेट, कुछ भी इनको पोजीशन दी गई है, तो एनीथिंग जो भी इनको मिल रहा है दैट इज ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट।
तो जैसे हमने पहले कहा, रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग बीआर तो हमेशा चाहिए, और जनरल मीटिंग में ओआर पास करवाना होगा अगर वो लिमिट जो मैंने 10% टर्नओवर या नेटवर्थ वाली बताई थी। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओआर पास करवाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप उन लिमिट्स के अंदर आ रहे हैं, प्रोवाइडेड आरपीटी किसके बीच में हुआ, होल्डिंग एंड वोस के अंदर हुआ, बिकॉज दे आर नथिंग बट 1%। नंबर 2, अगर आप क्या है, अगर आप हैं गवर्नमेंट कंपनी है, और अगर ऑब्वियसली आपका एआर और एफएस का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए फाइलिंग का। अगर अनलिस्टेड है फिर तो आपको सीधा एग्जाम्पशन है, और अगर लिस्टेड है, गवर्नमेंट कंपनी है, लिस्टेड है, और कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया गया है, एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी, और विद कोई भी कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी कॉम्बिनेशन मिला के उनके साथ किया गया है। तो अगर आप लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी और किसी और गवर्नमेंट कंपनी के साथ कर रहे हैं फिर आपके ऊपर सेक्शन नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के साथ कर रहे हैं फिर तो सेक्शन लगना ही लगना है। देन तीसरी बात आती है, अगर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं एट आर्म्स लेंथ प्राइस, तो ओआर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। देन एक चीज आगे आती है, जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट से रिलेटेड, तो कहता है कोई भी मेंबर वोट नहीं डालेगा जो कि खुद क्या है, अगर आप रिलेटेड पार्टी हो, लेकिन एक्सेप्शन है आप वोट डाल सकते हो प्राइवेट कंपनी के केस में, बिकॉज हमने 184 में कहा था वहां तो सिर्फ आपको अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर देना है। या कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है जिसमें 90% ऑफ मेंबर्स, कम से कम 90% ऑफ मेंबर्स क्या हैं, या तो वो रिलेटिव हैं प्रमोटर के, या वो क्या है रिलेटेड पार्टी हैं। और 90% ऑफ मेंबर स्वाभाविक हम किस में देखेंगे, नंबर के अंदर देखेंगे, मतलब उनके वोटिंग राइट के हिसाब से हमें नहीं देखना है। इसके बाद देखिए, कोई भी मीटिंग करो, बोर्ड मीटिंग करो, जनरल मीटिंग करो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एजेंडा आइटम्स कह लीजिए, वो सारी डिटेल तो आप लिख के दोगे, कौन सा रिश्तेदार, मटेरियल टर्म्स, ये वो, राइट। और अब है कि अगर आपने इस सेक्शन के कंप्लायंस में कुछ डिफॉल्ट किए हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो भाई उससे रिलेटेड है कि अगर आपने रेजोल्यूशन नहीं पास किया तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोई बात नहीं, आप बाद में पास कर लीजिए, समय है आपके पास 3 महीने, लेकिन फिर भी आपने नहीं पास किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। अगर बीआर नहीं पास हुआ एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड है, ओआर नहीं पास हुआ तो एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर है। साथ में जिन डायरेक्टर्स का रिलेशनशिप है, कंपनी को जो भी नुकसान हुआ वो क्या प्रोवाइड करेंगे, इंडेमनिटी, और पेनल्टी लगेगी ऐसे डिफॉल्टर डायरेक्टर या एम्प्लॉय पे। अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो 25 लाख रुपए फिक्स्ड अमाउंट है, अनलिस्टेड की कंपनी में 5 लाख रुपए है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 आप आने वाले 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी। इसके बाद इंटरेस्टेड डायरेक्टर वगैरह से रिलेटेड देखिए, रजिस्टर्स का ये चार्ट है आपके सामने है, रजिस्टर्स से रिलेटेड ये चार्ट, और देखिए एक कॉलम बेसिस का रहेगा, एक है रजिस्टर एलआईजी का, यहां सेक्शन लग गया 186 का सब सेक्शन 9 एंड 10, एक है इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी अपने नाम पे ही करेगी, ये है 187, एंड लास्ट है 189 में वो रजिस्टर जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जिसमें डायरेक्टर्स का क्या है, इंटरेस्ट है। साथ में इसे हम पढ़ते हैं रेड विद रूल्स, तो 186 में रूल नंबर 12 लगता है रजिस्टर पे, यहाँ 14 लगता है और यहाँ लगता है 16। रजिस्टर जो मेंटेन करना होता है, जिम्मेवारी कस्टडी किसकी होती है, सिंपल आंसर होता है कंपनी में सीएस है तो वो, वरना कोई भी पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, हर जगह ये सेम आंसर रहेगा। ऑथेंटिकेशन या साइन भी इन्हीं के होते हैं, राइट। लेकिन 189 में जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो उसमें भी यही है, लेकिन साथ में क्या है, एंड इन नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट टू साइन, क्योंकि आपका इंटरेस्ट था तो अगली बोर्ड मीटिंग में जो भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट है वो उसको साइन भी करेंगे। देन हमें इसे प्रिजर्व रखना होता है 186 को परमानेंटली, सेम तीनों में आंसर सेम है, और इनके फॉर्म है MBP 2, 3 एंड 4। एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 7 दिन के भीतर करनी है, यहां पे भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है लेकिन टाइम पीरियड ऐसा नहीं बताया गया। इंस्पेक्शन का हक 187 में बताया गया मेंबर एंड डिबेंचर होल्डर्स को ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, और यहां पे मेंबर्स का हक बताया गया है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स 189 के अंदर। और साथ में क्या कहा गया है, जनरल मीटिंग ये रजिस्टर प्रोड्यूस किए जाएंगे फॉर एक्सेस टू एवरी पर्सन इंटाइटल टू अटेंड मीटिंग इंक्लूडिंग व्हाट, प्रॉक्सी। देन आता है कॉपी एंड एक्सट्रैक्ट के ऊपर, देखिए कॉपी वगैरह पे हमेशा फीस लगती है और मेंबर का ये हक रहता है, तो हर जगह आपको ये सेम लगेगा। और मेन क्या है, 189 में आपको ये कॉपी वगैरह 7 दिन अपनी रिक्वेस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। सारे रजिस्टर कहाँ रखे जाते हैं, आंसर सेम है हर जगह पे, एट रजिस्टर्ड ऑफिस। 186 में पेनल्टी हमने पहले भी देख ली थी, एंड गोइंग टू 187 5,50,000 रुपए है, एंड 189 में डायरेक्टर के ऊपर है क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, ये था 25,000 रुपए का। देन
जो रजिस्टर के कंटेंट्स हैं, जैसे LIG में तो सब उसी की डिटेल रहेगी। मेन आते हैं हम अपना 187 पे, जहां हमने कहा इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कंपनी के नाम पे ही होगी, राइट। तो हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन नेम, चाहे सिक्योरिटीज हो या कोई प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट्स हो। अदरवाइज अगर किसी और के नाम पे करवा रहे हो तो आपके रीजन बताओ, उस व्यक्ति का नाम, रिलेशनशिप, टाइम पीरियड, ये सब कुछ आप बताएंगे। अब आती है एक्सेप्शन, जरूरी नहीं आपके नाम पे हो। जैसे आपने किसी सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया और होली ओन्ड बना लिया, तो होली ओन्ड सारे शेयर आप नहीं ले सकते, क्योंकि हर कंपनी के मिनिमम मेंबर्स आपको क्या करने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं। तो आप वो शेयर किसी नॉमिनी को दे सकते हैं, या आप अपनी सिक्योरिटीज कोई मान लीजिए जो आपके पास है बेचना पूछना चाहते हो, तो कंपनी के बैंकर के पास SBI शेड्यूल बैंक के साथ रख सकते हैं, ताकि एक तो उनका बेचने से रिलेटेड है, ट्रांसफरिंग से रिलेटेड है, एक उनके इनकम को कलेक्ट करने से रिलेटेड है। अगर बेचने से रिलेटेड है तो वहां ध्यान रखना है, आप मैक्सिमम 6 महीने के लिए उनको दे सकते हैं। देन ऑब्वियसली अगर सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो वो तो डिपॉजिटरी के पास रहेंगी, और आपने कोई लोन वगैरह लिया है या कोई भी गारंटी वगैरह फर्निश की है तो उस रूप से आप सिक्योरिटीज वगैरह डिपॉजिट करवा सकते हैं। देन गोइंग टू 189, क्योंकि वहां था आपका इंटरेस्ट एज ए डायरेक्टर, तो कहता है डायरेक्टर हो या KMP हो, जो भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे 184 में था या 188 में था, आपने 30 दिन के भीतर जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह में आपने कंपनी को इन्फॉर्म करना है। लेकिन अगर 2% तक शेयर है, वो 184 में हमने पढ़ा था, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आपने सारे पर्टिकुलर्स अपने बताने हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट या हमने कहा था अरेंजमेंट हुई है, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट फर्म एंड एनी अदर एंटिटी वगैरह वगैरह। एक्सेप्शन है, कोई रजिस्टर की आवश्यकता नहीं है। अगर ये सामान खरीदा बेचा जा रहा है, गुड्स वगैरह कह लीजिए, और अगर उनकी वैल्यू है मैक्सिमम क्या है, 5 लाख रुपए 1 साल के भीतर। नंबर 2, अगर आप बैंकिंग कंपनी है फॉर द कलेक्शन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और सेक्शन 8 कंपनी हमने RPT 184 में पढ़ा था, अगर ट्रांजैक्शन की वैल्यू है 1 लाख रुपए तक। इसके साथ हम आ जाते हैं हमारे आखिरी कंसेप्ट पे। यहां पे सेक्शन नंबर 190 में हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसके साथ, MD WTD जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो राइटिंग में होना चाहिए। राइटिंग में नहीं है तो एक प्रॉपर मेमोरेंडम रिटर्न आप बना के रखेंगे, और इसकी कॉपी कॉन्ट्रैक्ट की एट रजिस्टर्ड ऑफिस होगी। कोई भी मेंबर उसे फ्री ऑफ चार्ज इंस्पेक्ट कर सकता है। अगर कॉपी लेनी हो तो मेंबर का हक है, वो ले सकता है। ये सेक्शन सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है, और डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी है, सीधा कंपनी के ऊपर 25,000, OID के ऊपर 5,000 रुपए पर डिफॉल्ट। सेक्शन 191 का देखिए लिंक बनता है 202 के साथ, तो उसके साथ ही हम इसको पढ़ेंगे। देन आता है सेक्शन नंबर 192, एक अच्छा सेक्शन है जो कि डील करता है कि भाई नॉन कैश अगर कोई ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं डायरेक्टर्स के साथ, तो बेसिकली पहली बात तो मत कीजिए। उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है नॉन कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर के साथ, कि आप किसका डायरेक्टर, कैश का, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग या कोई भी उनके साथ कनेक्टेड पर्सन के साथ क्या किया है, या तो उसने खरीदा है राइट एसेट्स वगैरह कंपनी से, या कंपनी उससे खरीद रही है। फॉर कंसीडरेशन समस्या क्या है, अदर देन कैश, क्योंकि हम कह रहे थे नॉन कैश में ना हो, लेकिन एक्सेप्शन है, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, इस तरह से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशंस आपने क्या ध्यान रखनी है, कंडीशंस ये है भैया, आपको प्रायर जनरल मीटिंग में OR पास करवाना होगा, और अगर आप डायरेक्टर होल्डिंग के हैं तो होल्डिंग कंपनी में भी आपको OR पहले पास करवाना होगा। और जैसे ही आप जनरल मीटिंग करने के लिए नोटिस देते हैं, उसके अंदर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट की पूरी डिटेल बताइए, और एसेट्स की वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यू से आपको करवानी होगी। अगर स्टिल कॉन्ट्रावेंशन होता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल है एट ऑप्शन ऑफ कंपनी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल नहीं होगा, वैलिड रहेगा कब, अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन जिस बंदे ने नुकसान किया है उससे कंपनी को इंडेमनिटी मिल गई है, या किसी थर्ड पार्टी ने राइट्स एक्वायर किए हैं इन गुड फेथ, या जिसे हम कहते हैं बोनाफाइड फॉर वैल्यू विदाउट नॉलेज ऑफ डिफेक्ट। 188 में जैसे हमने RPT पढ़ा, अब हम बात करें RPT। अगर आप 1% कंपनी है और उस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके साथ, अपने सोल मेंबर के साथ किया है, जो कि साथ में कंपनी का क्या है, डायरेक्टर है, तो कहता है इस तरह के भी कॉन्ट्रैक्ट को आप राइटिंग में या मेमोरेंडम प्रॉपर आप तैयार करेंगे, और ऑब्वियसली डिसीजन लिया आपने मीटिंग में तो मिनट्स बुक में भी इसको चढ़ाया जाएगा, और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। साथ में आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की फाइलिंग करनी होती है विद इन 15 दिन, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। लेकिन ये सेक्शन नहीं लगेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट आपने किया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो देखिए इसके साथ मेरी तरफ से फर्स्ट रिविजन समाप्त होती है। ऑब्वियसली जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको एक यूटिलिटी मिल जाती है कि एक एक वर्ड मैंने जैसे उनको पढ़ाया था एक फटाफट करवा दिया, जब चाहें वो आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं। Thank you. God bless.